मिस ना हो। If there is any query in the previous sessions, if there is any query in the previous sessions, बेटा जो पीछे सेशंस में कोई क्वेरी है? नो सर। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। आज का सेशन हम लोग रखते हैं ऑन रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशंस अंडर द जीएसटी, इस पे बात करेंगे। ठीक, तो जैसा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग द आईटीसी। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ये डिस्कस हो चुका है। नाउ यू आर द पर्सन्स हु आर लैकिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट था हम लोगों का, दैट वाज द थ्रेशोल्ड लिमिट। If they reaches up to this limit or crosses this limit, then registration is compulsory for them with the GST. That is the binding, वो इनके लिए मस्ट है। जो भी हमारे डीलर्स हैं उनका अगर बिजनेस इस लेवल तक टर्नओवर पहुंचता है या इसको क्रॉस कर जाता है, तो उस कंडीशन में उनको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। ये पहली कंडीशन थी, विच इज डिपेंड ऑन द थ्रेशोल्ड लिमिट। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कि आपको कराना ही कराना। सेकंड, आपके लिए क्या था? ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, कि आप उस लिमिट तक नहीं भी आते, बट यू आर डीलिंग विद द कमोडिटीज व्हिच हैव अ गुड कैपेसिटी, और you are going to purchase the things with the dealers which are registered under the GST, then it is now your requirement to get registered if you want to avail the ITC. ITC की फैसिलिटी लेनी है तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, whether you are under the threshold limit or not. The threshold limit is depend on aggregate turnover. पहली बात, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है on the basis of threshold limit. ऑप्शनल है, जो लोग लिमिट में नहीं आते उसके बाद भी लेना चाहिए। इतनी बात हो गई है। अगला पॉइंट है कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट डिपेंड किस पे करती है। कि बड़ी बात तो वही है, जो ऑप्शनल लेने वाले हैं वो ट्रेडर्स ऑफ द फ्यू नंबर्स, और वो एक्सेप्शनल्स है। ठीक है, बेसिक किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा लिमिट है। ये लिमिट क्या है? द एग्रीगेट टर्नओवर। ये लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर, तो उनका जो टोटल टर्नओवर है उस पर, उसको हम लोग बोलेंगे द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन। अभी डिफाइन कैसे होगा? व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर? नंबर वन, एग्रीगेट टर्नओवर को हम लोग डिफाइन कैसे, पता कैसे चले कि इनका बिजनेस इतने लाख या इतने करोड़ का है कि इन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। एग्रीगेट टर्नओवर इज द कंपोजिशन ऑफ, ये क्या क्या शामिल होगा? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। लिख लीजिएगा इसको। सेकंड क्या शामिल होगा? exempted supplies. Okay? Exempted supplies. तीसरा पॉइंट होगा एक्सपोर्ट ऑफ goods and services. Here I am talking about the exports only. Exports of goods and services. अगला पॉइंट है इंटर स्टेट सप्लाईज। इंटर स्टेट सप्लाईज, और फिर इसके बाद का अगला पॉइंट है ऑल सप्लाईज paid by the taxable person whether on his own account or on behalf of his principal.
Sir, whether on his own account or made on behalf of his principal. ठीक, पहले जल्दी जल्दी से हम लोग इसको लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, तो इट इज लुक लाइक अ सप्लाई, कि जो सप्लाई की तरह लगता तो होगा, लेकिन सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई के लिए उसको शामिल नहीं किया जाएगा। दैट इज पहला पॉइंट, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई on which the value of inward supply INWARD inward supply on which tax is payable under reverse charge mechanism। कैसे दोहरा देता हूँ इसको पूरा पूरा में, वैल्यू ऑफ inward supply on which tax is payable under reverse charge mechanism। ठीक, इसमें दूसरा पॉइंट होगा, इस एग्रीगेट वैल्यू में जो चीज शामिल नहीं होगी, दैट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी, और इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करके, दैट इज द IGST, CGST, SGST, UTGST, तो ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। ठीक, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तीसरा पॉइंट होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर completion of your work। ठीक है, तो अब इतनी बात हमारी आपकी हो गई है, इनको जल्दी से शॉर्ट डिस्कशन करते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन की अगली चर्चा पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट था हम लोगों का, ये रजिस्ट्रेशन होगा अगर ट्रेडिंग इसके और इसके ऊपर जाए, तो ये अगर था जो थ्रेशोल्ड लिमिट, इसको नाम दिया गया है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर इज द कंपोजिशन ऑफ सम टर्नओवर्स। सबसे पहला ऑल टैक्सेबल सप्लाई, यानी जितनी तरीके के आप सामान को सप्लाई कर रहे हैं या आपको मिल रहा है, जो सप्लाई का हिस्सा है, सप्लाई आप कर रहे हो, उसी पे तो टैक्स दोगे ना, जो आपको मिल रहा है उस पर तो टैक्स पे करके आ रहे हो आप। ठीक, तो आपको रजिस्टर्ड पर मिलना चाहिए कि जो आपकी सप्लाईज है, ठीक, जो आप बेच रहे हो, वो ऑल टैक्सेबल सप्लाईज तो इस एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा होंगी। नंबर, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी इस टर्नओवर का हिस्सा होंगी। और ये हम लोग कौन सा टर्नओवर ढूंढ रहे हैं, बहुत ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि इससे टैक्स पड़ने वाला है क्या होने। ये हम लोग वो टर्नओवर ढूंढ रहे हैं कि जिसके बेस पे ये डिसाइड होगा कि रजिस्ट्रेशन कराना है, जरूरी है कि नहीं जरूरी। मेजर लिमिट ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या अमाउंट है वो ढूंढ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक, पहली चीज, उसमें जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज है दैट इज गोइंग टू बी एडेड। सेकेंड, exempted supplies are also going to be added। अगर आप ऐसी सप्लाईज करते हैं कि आपका जो वो गुड्स या सर्विस है वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, इसमें आपको टैक्स नहीं देना है, तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। क्लियर है ये बात? अच्छे से आराम से लिखिए, ऐसे समझ आया। ठीक, तीसरा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो गुड्स और सर्विसेज अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट भी आपकी जीरो रेटेड सप्लाई होती है, उसको भी टैक्स आपको नहीं देना होता। इट इज नॉट एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड में तो वो गुड्स ये सब टैक्स होता ही नहीं।
इसमें जीरो लिखना पड़ेगा, जीरो रेट, ये टैक्स तो नहीं देना, लेकिन इसकी भी सप्लाई आपके लिए एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा बनेगी। ये जो आप सामान एक्सपोर्ट में बेचोगे या सर्विसेज को एक्सपोर्ट में बेचोगे तो वो भी एग्रीगेट सप्लाई का हिस्सा बनेगी फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज, ठीक है, ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज, एक राज्य से दूसरे राज्य आप सामान भेज रहे हैं तो ये भी सप्लाई का हिस्सा माना जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर का। अगला पॉइंट बोलता है आपसे कि ऑल सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, यानी वो अपने उससे भेजे सामान को बेच रहा हो या प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहा हो तो भी टर्नओवर है। प्रिंसिपल के बिहाफ पर मतलब जो लोग एजेंसी बिजनेस में है, जो लोग किसी ऐसे बिजनेस में है कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हैं, तो वो भी इनके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल सप्लाई का हिस्सा बनेगी फॉर द पर्पज ऑफ टर्नओवर। इतनी बात। अगली बात, क्या क्या इसमें शामिल नहीं होगा, कौन कौन सी सप्लाई इसका हिस्सा नहीं बनेगी। सबसे पहली, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई on which tax is payable under the reverse charge mechanism, यानी वो सप्लाई जो आपके बिजनेस में आ रही है, मतलब सामान आप खरीद रहे हो, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होगा, जिन्होंने पहले क्लास लिए उनको थोड़ी थोड़ी बात ये समझ आएगी। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसको अंडरलाइन कर लो, इसके लिए फर्दर क्लास होगी उसमें पूरी तरीके से डिस्कस होगा। अभी इसका मतलब क्या है, एक शॉर्ट में आपको बताने के लिए कि ये बात तो थोड़ी सी तो समझ आए आपको। जनरली हम टैक्स कब पे करते हैं बेटा, जब हम लोग सामान को बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड द सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। ऊपर वाले आप सारे पॉइंट देखिए, सब आउटवर्ड सप्लाई के, एक निगाह डाल लीजिए, रिवाइज भी हो जाएगा। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज मतलब आउटवर्ड टैक्स, आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, आप ऐसे सामान बेच रहे हो जो एग्जेम्प्ट है। तीसरा बोला एक्सपोर्ट, ये भी आपको आउटवर्ड सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज रहे हो, आउटवर्ड। अपने नाम से बेचो किसी और के नाम से बेचो, ये भी आउटवर्ड। अब बोला इनवर्ड सप्लाई, यानी आप जो खरीद के ला रहे हो ये भी आपके टर्नओवर का हिस्सा बन जाएगा। अगर आप टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से दे रहे हो तो इसको शामिल मत करो। अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक लाइन में यहाँ पे केवल बताएंगे, ये वो होता है कि जब सामान खरीदने वाले को खुद ही टैक्स भी देना पड़ जाए, समझ आ रही है आपको, दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेपरेट क्लास में डिस्कस होगा, अभी आपको लिखे हुए लिखना है, मतलब आप सामान भी खरीदें और टैक्स भी जमा करने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। टैक्स का चार्ज तो इनडायरेक्ट टैक्स का तो आगे वाली चेन पे लग जाता है ना, आपने पैसा दे दिया, आगे वाले चेन की जिम्मेदारी है कि वो उस पैसे को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे, दैट इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट, द बर्डन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द पर्सन, इंटरमीडियरी के पास ट्रांसफर हो जाता है बर्डन। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप खरीदे भी और आप ही टैक्स भी दे, पीछे वाला नहीं देगा। तो जब आप टैक्स दे रहे हो तो वो ऑल टैक्सेबल सप्लाईज वाले से ये कंट्राडिक्ट हो रहा है, समझ रहे हैं आप। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब आप ही सामान खरीदें और आप ही को गवर्नमेंट को जाके टैक्स भी जमा करना पड़े। पैसा तो आप हर केस में देते हो पर इसमें डेटा भी आपको प्रोवाइड कराना, इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में क्योंकि ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, तो ये भी इसका भी आपने टैक्स दे दिया ना, और टैक्स भी तो आप ही से पड़ रहा है इसका, पहले आप खरीद रहे हो तो भी आप ही को जमा करने जाना है, इसको शामिल नहीं करेंगे एग्रीगेटर, ठीक, इसको शामिल नहीं करेंगे एग्रीगेटर। दूसरा बोलता है अमाउंट ऑफ जीएसटी, जो अमाउंट ऑफ आपका जीएसटी है, आईजीएसटी है, एसजीएसटी है, इसको शामिल नहीं करेंगे एग्रीगेटर, ये टर्नओवर का हिस्सा नहीं।
ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। कोई मुझे ये बताए कि जॉब वर्क से क्या समझते हैं? अब तो ये बात थोड़ी समझ आएगी ना। यस बच्चों, प्लीज थोड़ा सा ट्राई करें। What do you understand by the job work? Please बेटा थोड़ा सा ट्राई करेंगे, हल्का सा भी। गलत सही की पूरी छूट है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट तभी आएगा आपको, वरना बोरिंग हो जाएगा, मैं जान रहा हूँ। जॉब वर्क से आप सिंपल टर्म्स में क्या समझते हैं? इसने बोला कि एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा वो सप्लाई नहीं बनेगी कि जो जॉब वर्क के खत्म होने पर आप करें। ये तो लिखा है ना। जल्दी बताओ बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जॉब वर्क? क्या हो गया यार, हरी झंडी दिखाओगे तब तो ट्रेन आगे चलेगी। मैं तो सोच रहा था कि छोटा हॉल्ट है तो हॉल्ट बड़ा कर दिया प्लीज। चलिए मैं मदद कर देता हूँ भाई पूरी तरीके से। ये जॉब वर्क मतलब आपके पास में इस तरीके का काम है, ऐसी फैक्ट्री है कि जिसमें किसी दूसरे के लिए आप कुछ प्रोड्यूस करके दे देते हो। स्पेसिफिकेशन उसके, मटेरियल उसका, सारा सामान उसका, आपने उसको बनाया और उसको दे दिया। दैट इज द जॉब। कुछ अंदाजा हो रहा है? ये बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज है इनके अगर आप टर्नओवर और आउटपुट और प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी देखोगे, दे आर सप्लाइंग मोर देन देयर कैपेसिटी। व्हाट दे आर डूइंग, they are contracting with the smaller units which are in the similar type of manufacturing business। उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनको अपना मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनको अपना स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, यू हैव टू मेक दिस थिंग। उनके प्रोसेस को वो अपडेट करते हैं कि ऐसे ऐसे आप बनाएंगे। एंड सम ऑफ माय सुपीरियर्स मे विजिट योर फैक्ट्री टाइम बाय टाइम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे कॉन्टैक्ट। ऐसे करके वो अपना जो प्रोडक्ट है या जो प्रोडक्शन है उसको किसी दूसरी यूनिट पे परफॉर्म कराते हैं। इसको बोलते हैं जॉब। यानी जो काम या जो बिजनेस भी आदमी कर रहा है दैट इज अ टाइप, उसका नेचर क्या होगा, एक तरीके से जॉब का। जॉब में क्या करते हैं आप? जॉब में तो आपको जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क है वो गिवन होती है, उनके हिसाब से आदमी लोगों को काम करना होता है, दैट इज द जॉब। यहाँ तो वर्क भी है, तो ऐसा कुछ वर्ड मीनिंग इसका निकलता है। वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ केवल। जॉब वर्क मीन्स the units which are in the production or manufacturing units perform their activity as per the specification of any other industry to maintain their operation process in accordance with the industry for they are doing the work। वो इंडस्ट्री जैसे आप मान लीजिए पार्ले एक बड़ी इंडस्ट्री, उनकी जो डिमांड है बहुत बड़ी है, लार्ज। उतना बिस्किट को नहीं बना पाते, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं।
तो मैंने ये ढूंढा कि कितनी सारी और बिस्किट कंपनीज हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग वाले, कोई और बना रहा था, कोई कुछ और नाम से बना रहा था, इनको कॉन्टेक्ट करो यार, देखो इनकी कोई कैपेसिटी या मशीन खाली पड़ी है, हाँ कितना आउटपुट निकल सकता है, क्या इतने क्विंटल निकल सकता है, मैंने बात करूँ, सामान भी दे रहा हूँ मैं, सारा स्पेसिफिकेशन भी बता रहा हूँ, ऐसे 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 बनाना है, फार्मूला भी हमारे आदमी आएंगे और बना के लगा के चले जाएंगे, अब आपको केवल उसको रन करवाना है, लेबर चार्ज और रनिंग मशीन रनिंग चार्ज और इन सबको मिला के आप कितना पैसा लोगे ये बता, इसको बोलते हैं जॉब, ये हमारा ही सामान और हमको करके आप दे। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस में है जो जॉब वर्क नेचर का है, वो ऑन कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क, देखो लिखा है सप्लाई गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क, कि उन्होंने अपना सामान कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्क, जो जॉब वर्क था उसको पूरा किया और उस सप्लाई को उस कंपनी के पास भेजा जिसने उन्हें सामान भेजा था, तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये टर्नओवर का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो भी तो बिस्किट का, अगर हम लोग एग्जाम्पल लिया कि बिस्किट इंडस्ट्री में, तो अगर उनके पास 4 मशीनरी हैं उन स्मॉलर यूनिट्स की, तो 3 उनके अपने बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, एक उन्होंने पानी जी के लिए, तब उनकी फैक्ट्री का जब आप आउटपुट देखोगे एक्साइज लगाने के या इनडायरेक्ट टैक्स लगाने के हिसाब से, तो आप चारों मशीन के हिसाब से देखोगे तो वो बताएंगे नहीं भाई एक का ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैं जॉब बुक कर रहा हूँ फॉर द पार्ले जी, तो इसको तो आप सप्लाई में मत जोड़ो ना यार, ये तो उनकी सप्लाई है, तो मैं उनके कहने पे बना रहा हूँ केवल, तो समझ आ रही है आपको, इसको बोलते हैं जॉब वर्क, और इससे रिलेटेड जो सप्लाई जब आप कंप्लीट करो जॉब को, तो जो आउटपुट बन के आएगा वो आप अगर भेज रहे हो अपने प्रिंसिपल के पास वापस, तो इसको इस पर का जो टर्नओवर है, ये टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनेगा फॉर डिसाइडिंग द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट। ये बात क्लियर हो गई यार, इस पर रिस्पॉन्स जरूर चाहिए यस नो का, तो आगे बढ़ पाएंगे, यस ही तो करना है इसमें, प्लीज एनी वन, बात क्लियर हो गई जॉब वर्क से रिलेटेड कि कौन सी सप्लाई को इसका नहीं बनाना है। Yes, sir. Okay. तो हम लोगों ने अभी तक के उसमें क्या देखा कि रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट कितनी है, विदाउट लिमिट भी लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑप्शनल, अभी लिमिट कैसे कैसे डिसाइड होती है उसके फैक्टर्स हम देखेंगे, क्या क्या सप्लाई उसमें शामिल होगी और क्या क्या सप्लाई उसमें नहीं शामिल होगी, ये भी हम, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आता है कि द पर्सन्स हु आर नॉट लायबल फॉर द टैक्स रजिस्ट्रेशन, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, ठीक, कि जो अगर रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो भी उनका काम चलेगा, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसे लोग। सबसे पहले जल्दी से लिख लेते हैं, हम डिस्कस कर पाएंगे। नंबर 1, इनको रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है, ये चाहे तो ना, नॉट लाइबल। नंबर 1, द पर्सन इंगेज, ये आपको लिखना पड़ेगा, द पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन मेकिंग exempt supplies, the persons engaged exclusively in making exempt supplies. Second point, agriculturist, agriculturist, एग्रीकल्चरिस्ट के बाद 1-2 लाइन छोड़ दीजिएगा, जब डिस्कस करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, engaged only in the person engaged only in taxable supplies on which
on which tax is payable under reverse charge mechanism. On which tax is payable under reverse charge mechanism. तो ये लोग ऐसे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो काम चल सकता है। पहला पॉइंट, engaged exclusively in making exempt supplies. पहले हम लोगों ने एग्रीगेट टर्नओवर में देखा था कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज को जोड़ना है। यहाँ पे बोलता है कि अगर वो लोग केवल और केवल एग्जेम्प्ट सप्लाईज में ही बिजनेस करते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, अगर वो चाहें तो ना करें। ठीक, लेकिन शर्त यह है कि वो केवल और केवल एक्सक्लूसिवली मेकिंग द सप्लाईज ऑफ एग्जेम्प्ट आइटम्स, केवल एग्जेम्प्ट आइटम जो है उन्हीं की अगर वो सप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं को बेचते हैं, सारे के सारे उनके जो आइटम है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना करें। क्लियर? सेकंड, एग्रीकल्चरिस्ट। अब ये कौन लोग गए? हमारे किसान लोग, विच आर मेकिंग द सप्लाई ऑफ, उनकी सीमा कहाँ तक होनी चाहिए? विच आर मेकिंग द सप्लाई ऑफ produced out or produced out goods which is outcome of cultivation. ठीक, यानी वो उन सामानों को बेचे जो उन्हें किसानी के बाद प्राप्त हुआ, मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन फर्दर ना करे, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आलू को आलू के फॉर्म में बेचते, उसकी चिप्स ना बनाए। ठीक, जो कल्टिवेटेड आउटकम है वो ही सप्लाई का हिस्सा हो। फॉर्मेशन नहीं बदलनी चाहिए, फॉर्मेशन इज चेंज्ड एंड दिस जो शर्त है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने फॉर्मेशन बदला तो आपके खरीदार बदल जाएंगे, और जब आपके खरीदार बदल जाएंगे तो आपकी सप्लाई टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक, अब ये जो एग्रीकल्चरिस्ट है इनकी पहली बात ये हुई कि जो इन्होंने भी प्रोड्यूस किया वो अपने नॉर्मल नेचर में होना चाहिए। ठीक, दूसरा, ये जो प्रोडक्शन है या तो ओन लेबर से हो, वो खेत में काम करते हैं, और द लेबर ऑफ द फैमिली, फैमिली के लोग काम करते हैं सर, और बाय द सर्वेंट्स under the supervision of such agriculturist or by its family members, and such servants are paid on wages. ये शर्त है, तब उनको एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशन। ये जो जीएसटी का एग्जेम्पशन है कि जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं होना, उनको किसान मानने के लिए क्या क्या बाध्यताएं हैं कि उनके खेत में जो पैदा हो रहा है वो नॉर्मल नेचर में ही बेचा जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, वो खुद खेती में काम करते हो या उनके परिवार के लोग साथ में काम करते हो, या अगर नौकर काम करते हैं तो वो मजदूरी पे हो, और उनका सुपरविजन या तो वो आदमी कर रहा हो या उसके परिवार के लोग कर रहे हो। इतने को हम केवल मानेंगे एग्रीकल्चर। ठीक, वरना बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएंगी, वो बोलेंगे कि लोग मेरे तो साथ भी पेमेंट कर रहे हैं और ये जो है वो सब के सब हम एग्रीकल्चरिस्ट है, हमें तो कुछ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना। ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सुपरविजन उसका नहीं है, पर्सन। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट हमारा वही आ जाता है कि engaged only in the making of taxable which are charged under the reverse charge, जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया था उसी में है। उसमें बोल रहा है कि केवल और केवल अगर ऐसी सप्लाई वो कर रहे हैं कि जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का हिस्सा है तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना।
अगर वो केवल और केवल ऐसी सप्लाईज कर रहे हैं कि विच इज द पार्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा। यहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है। हम लोगों ने ये देखा अभी कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी लिमिट क्या है और लिमिट को डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी और लिमिट में क्या क्या शामिल नहीं है। फिर उसके बाद ये देखा कि कुछ पर्सन्स हैं कि जो लिमिट में रजिस्ट्रेशन के लिए उनके लिए बाध्यता नहीं है, वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना कराएं। वो भी डिस्कस कर लिए। एक वो लोग हैं जो केवल और केवल काम कर रहे हैं तो क्वेरी बेटा अभी तक नहीं। फिर यार जब लोग बड़े कम लोग इकट्ठा है तो अच्छे से बीच बीच में अगर आप लोग डिस्कशन बना रहेगा तो बहुत हेल्दी हो जाएगा। चलिए रजिस्ट्रेशन पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। तो वो लोग भी हमने देख लिए कि जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जो लोग केवल और केवल एग्जाम सप्लाई करते हैं वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना कराएं, कोई कंपल्सन नहीं। वो लोग जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लेकिन उसकी शर्तें आपने लिखनी, ठीक, कि कैसे कैसे माना जाएगा एग्रीकल्चरिस्ट। और एग्रीकल्चरिस्ट के फॉर्म में केवल दो तरीके के पर्सन आएंगे, वन द इंडिविजुअल और दूसरे एचयूएफ। अगर कोई कंपनी चाहे कि हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो नहीं, कोई पार्टनरशिप फॉर्म चाहे हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो नहीं होगा। जो आपके 6-7 पर्सन हैं जो आपने इनकम टैक्स में पढ़े या जीएसटी की पहली दूसरी क्लास में मैंने डिस्कस किए थे कि कोई एओपी है, बीयूआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ये सब एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बन सकते। एग्रीकल्चरिस्ट या तो इंडिविजुअल होगा या एचयूएफ। बस साथ ही साथ वो सर कि वो जो प्रोड्यूस है उसको नेचुरल फॉर्म में रखे। तीसरी सर खुद काम करे, मैं बार बार दोहरा दे रहा हूँ, खुद काम करे या उसकी फैमिली के लोग काम करें, या अगर मजदूरी पे काम कराता है तो सुपरविजन उसका हो, ठेके पे ना दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। ऐसे पर्सन जो पूरी की पूरी तरीके से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की सप्लाई करते हैं केवल और केवल, तो वो भी चाहे तो एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड छोटी छोटी बातें थी आपकी, जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे देख लेते हैं कि कुछ और प्रोसीजर क्या है इसका। जल्दी से देख लेते हैं हम लोग इसका प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होता है। देखिए 15 डिजिट नंबर अलॉट होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और 15 डिजिट नंबर इज अलॉटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ये जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, दैट इज पैन बेस्ड। पॉइंट वाइज आपको लिखना चाहिए पैन बेस्ड। पैन एक दिन मैं क्लास में समझा चुका हूँ क्या चीज होती है। यहाँ पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर की बात करिए। जीएसटी इज द पैन बेस्ड एंड स्टेट स्पेसिफिक। स्टेट स्पेसिफिक, ठीक है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक नंबर मिलेगा, यू आर रजिस्टर्ड, और उस नंबर को क्या बोलते हैं, GSTIN, सब कैपिटल में आपको GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर।
ये आपको मिलेगा और 15 डिजिट आपकी कोड होगी इसमें। यदि 15 डिजिट कोड है, इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन, क्या क्या हिस्सेदारी है। The two characters of this 50 digit represents to the for state code। वो उस स्टेट का कोड होगा। हर एक स्टेट के कुछ कोड अलॉटेड हैं, तो जो दो नंबर हैं वो आपके लिए क्या होंगे, किसी स्टेट का कोड होंगे GSTIN में, या जो GST का नंबर आपको मिलेगा। ठीक? उसके बाद के जो 10 कैरेक्टर्स हैं, दिस रिप्रेजेंट फॉर पैन। जो आपका पैन नंबर होता है, जो आप लोगों के पास पैन कार्ड होगा, उसका जो पैन नंबर होता है, उसकी जो 10 डिजिट है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कितने कैरेक्टर अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, 2 और 10 12, 15 डिजिट का कोड है। तो अब कितने कैरेक्टर बच रहे हैं उसमें, टोटल कोड में 3। तो 2 कैरेक्टर कौन से होंगे अगले, द एंटिटी कोड। मतलब आप जिस बिजनेस में हैं, जिस नेचर ऑफ बिजनेस में हैं, उसकी पहचान के लिए इसकी भी कोडिंग की हुई है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कौन से कैरेक्टर हो गया आपका आइडेंटिटी कोड ऑफ एंटिटी, कि आप किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसकी कोडिंग के हिसाब से आपकी एंटिटी के कोड हो गए। और एक चेकसम कैरेक्टर है, यानी वो छोड़ दिया गया है, वो आपके बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी में अगर कोई कमी आती है जैसी आती तो तब वो कवर अप करेगा। अभी वो सब जगह एक जैसा। अब आप कभी भी कोई परचेज करके आए, इधर उसके बिल उठाइए। जब आप बिल उठाओगे और 2-3 परचेजेस के आप बिल उठाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें सिमिलैरिटी होगी कि 2 नंबर डिफरेंट डिफरेंट शॉप से खरीदिए, डिफरेंट डिफरेंट जगह से अगर खरीदे, कोई किसी मॉल से, कोई कहीं से, और आपके पास अगर इसके बिल पड़े, तो आपको 2 नंबर बिल्कुल सेम मिलेंगे। चाहे आपने कपड़ा खरीदा हो, चाहे ज्वेलरी खरीदी हो, चाहे जो, अगर एक ही स्टेट में खरीदा है, कानपुर में आपने खरीदा है, तो 2 नंबर आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, मतलब वो स्टेट कोड है। ऐसे आप पहचान। पैन नंबर तो हर डीलर का अलग अलग होगा। आइडेंटिटी के कोड के जो 2 नंबर है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपने कपड़ा खरीदा है तो उसकी जो एंटिटी का कोड है वो अलग होगा, ज्वेलरी खरीदी है तो उसका एंटिटी कोड अलग होगा। ये तो डिसिमिलर हो सकते हैं, पर जो 2 कोड हैं स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, वो तो सिमिलर होगा। और एक जो चेकसम कैरेक्टर है वो सेम होगा। तो अब जरा सारे बिल भी देखिएगा आप उठा उठा के, मुझे बताइएगा कि यूपी का कोड कितना है उसमें ढूंढ के बिल में, नेट से सर्च करके मत बताइए। ठीक, आपके पास अगर कोई पुराने बिल पड़े हैं तो उनमें आप ये पूछिएगा कि क्या सिमिलैरिटी है। अगर वो 2 डिजिट लगातार आपको सिमिलर मिलेंगी अगर आपने विद इन यूपी परचेजेस किए, वो 2 डिजिट के आप शो करेंगे कि किस स्टेट में परचेज हुई। दैट इज व्हाई जीएसटी इज द स्टेट स्पेसिफिक। दैट इज व्हाई जीएसटी इज द स्टेट स्पेसिफिक। 2 कैरेक्टर आपके स्टेट के कोड हो गए, ये हर बिल में आपको एक जैसे मिल जाएंगे अगर एक स्टेट के अंदर परचेज। पैन नंबर अगर एक ही डीलर से आप बार बार खरीदते हो जाके तो वो भी सेम मिल जाएगा। अलग 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 डीलर से ले रहे हो तो वो अलग मिलेगा। एक ही प्रकार का सामान आप बार बार ले रहे हो तो एंटिटी कोड से मिल जाएगा, एक ही दुकान से ले रहे हो और वो एक ही तरीके का सामान बेच रही है, एंटिटी कोड से मिल जाएगा। डिफरेंट इंडस्ट्री का सामान है तो आपको एंटिटी कोड डिफरेंट। तो इस तरीके से इसको डिजाइन अप किया गया है। एक सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताने की कोशिश की, 15 डिजिट नंबर इज अलॉटेड टू द
GST registered person, which is the composition of two characters which are representing the state and 10 further characters represented to the PAN number of the dealer. And further 2 characters are going to represent the entity and 1 character represent for the check sum. उसको अभी स्पेस देके छोड़ा हुआ है, दिखेगा आपको कुछ क्या दिखेगा ये आप देख के बताएंगे। तो प्रैक्टिकल की तो नॉलेज आपके साथ में चलती है, यूजफुलनेस ऑफ द स्टडी ये आपके साथ में वो की चली जाएगी। जरा बिल आपने जब भी कुछ खरीदी तो निकाल के देखिएगा, एक बार बताइएगा चेक से कैरेक्टर है क्या और कहाँ पे लिखा था 15 नंबर, और स्टेट कोड भी बताइएगा यूपी का क्या है। और जब आप यूपी का देखना सीख जाएंगे तो फर्दर किसी स्टेट में आपने परचेज की है तो वहां का देख के बताइएगा क्या है और किस जगह लिखा होता है, और एंटिटी कोड क्या है और किस जगह लिखा होता है। ठीक, कोशिश कीजिएगा कि उसमें देखिएगा ये रियल बिल, तो बड़ी अच्छी आपकी नॉलेज पर ग्रिप आई। ठीक, तो इस तरीके से जीएसटी का कोड बना हुआ होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसकी लिमिट क्या है, किनको किनको कराना चाहिए, कौन कौन से लोग इससे एक्सटेंट हैं। ठीक, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो नंबर मिलता है उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, GSTIN। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। एक छोटी सी बात और बतानी थी, स्टेट स्पेसिफिक है। ठीक, मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन में स्टेट का कोड आता है वो इसलिए आता है कि आपको उस स्टेट की ITC के लिए आप एलिजिबल हैं और वहाँ की ITC आपको मिलेगी। ये जो ट्रेडिंग हुई इसका डेस्टिनेशन कौन सा स्टेट था, तो स्टेट स्पेसिफिक। तो आज तक अभी जो भी जितना डिस्कस हुआ है इसका कोई क्वेरी अगर आपकी बन रही है तो आप पूछ सकते हैं बेटा जल्दी से, फिर कुछ फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, वरना कोई क्वेरी बेटा बन रही है। Any query? Yes, any query? Okay, it means you have no query. So next session में means on Friday ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कैसे कैसे अप्लाई होता है, इसका क्या फॉर्म नंबर होता है, ठीक, सर्टिफिकेट कब मिलता है, तब आप इसको कैंसिल करा सकते हैं, ठीक, या कब ये खुद कैंसिल हो जाएगा, इनसे रिलेटेड थोड़ी बात करेंगे तो आप देख लें। ठीक है, साथियों को भी अपने बता दीजिएगा कि देख लो इसको, तो आसानी होगी कि तब उनको आसानी हो जाएगी। और ये जो अभी तक डिस्कस हुआ इसमें कोई क्वेरी आ रही हो तो वो भी आ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी जितनी बातचीत है वो हमारा टारगेट होगा कि कल नेक्स्ट सेशन के फर्स्ट हाफ में ये कवर अप हो जाए और सेकेंड हाफ में कोई नया टॉपिक हम लोग ले। इसमें जो ओवरव्यू या जो रिलेटेड वाइटल इंफॉर्मेशन वो मैंने शेयर कर दी। अब डीपर नॉलेज की बात हो रही है कि किस फॉर्म के साथ क्या अप्लाई करना है, फिर वो कितने दिन में आपका उसका एप्लीकेशन कंफर्म होगा, फर्दर कैसे नंबर के अलॉटमेंट्स होंगे, वेरिफिकेशन कैसे होगा, कब आप इसको रिवोक कर सकते हो, कब सरेंडर कर सकते हो, कब कैंसिल कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो ये फर्दर डीपर नॉलेज की बात हो रही है आपसे। प्रोसेस क्या क्या रजिस्ट्रेशन में क्या जरूरतें हैं ये तो हमारी आपकी डिस्कशन, कैरेक्टर कितने हैं, मिलता क्या है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयर। मोर इंटरवीनिंग इनटू दिस टॉपिक is covered in the next session, first half and second। अगर हमारे पास सेकेंड हाफ में टाइम बचता है then we will cover up the new things।
ठीक, तो इसको आप अच्छे से देख के आइए। और बताइए कोई डाउट हो और कोई प्रॉब्लम है प्लीज। मैं कोई नई बात आपको नहीं बताने वाला हूँ। एनी प्रॉब्लम? यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? आज के डिस्कशन में या फर्दर जो सेशंस हुए उनके डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बच्चों? प्लीज? नो? ओके, देन थैंक यू। वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच बेटा। Thank थैंक यू बेटा।